हेलो मेरे देश के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, मैं सूरज मुनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स स्टडी विद सूरज चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी की परिभाषाएं। तो आज हम बात करते हैं साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास। तो बात करते हैं कि ग्रोथ होता क्या है और डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम पहले वृद्धि को। वृद्धि क्या है? वृद्धि या इसको कभी अभिवृद्धि भी कहते हैं, यानी वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों बात एक ही होता है। तो वृद्धि देखते हैं हम कि शरीर और उसके अवयवों में, शरीर तथा उसके अवयवों का मतलब घटक जो उसके भाग होते हैं, शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि जो मात्रा होता है, क्वांटिटिव, इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्वांटिटेटिव, यानी कि शरीर और उसके अवयवों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि या अभिवृद्धि कहेंगे। जैसे में अगर बात किया जाए वृद्धि का, वृद्धि मतलब जैसे कि शरीर है, उसका लंबाई बढ़ रहा है, किसमें आएगा, वृद्धि में आएगा। उसका मोटापा बढ़ रहा है, किसमें आएगा, वृद्धि में आएगा। यानी कि शारीरिक पक्ष में जो आपको दिख रहा है, उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सब किसमें आएंगे, वृद्धि में आएंगे। लेकिन हम वहीं पर कहेंगे क्या सर, विकास भी यही है। विकास क्या होता है? जब वृद्धि, शरीर के मात्रात्मक परिवर्तन को हम वृद्धि कहेंगे तो विकास क्या होता है? तो यहाँ पर बात करते हैं विकास यानी कि डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट होता क्या है कि क्रमशः क्रमिक, यानी क्रम से, एक क्रम होनी चाहिए। विकास में क्या होता है कि क्रम होता है। क्रमशः व क्रमिक जैविकीय परिवर्तन, क्रमशः व क्रमिक जैविकीय परिवर्तन जिसमें शरीर और मन का परिवर्तन होता है। यानी कि इसमें देखा जाए तो शारीरिक यानी फिजिकल, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, सोशल और इमोशनल, जो चारों एस्पेक्ट्स होते हैं विकास के, जो चारों एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसको ही हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। ठीक, तो आपको बात समझ आई कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। अब बात हम करते हैं कि सर वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि सर वृद्धि को तो हम माप रहे हैं, क्या विकास को भी मापा जा सकता है? विकास को भी हम माप सकते हैं क्योंकि वृद्धि है। वृद्धि को तो हम माप सकते हैं कि इसका लंबाई इतना है, वजन इसका इतना है, किसी का हम तो वृद्धि नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या सर विकास को हम माप सकते हैं? तो नहीं सर, विकास को हम नहीं माप सकते हैं। अब बताइए, जैसे किसी का मानसिक विकास हुआ, वो तो किसमें आएगा, वृद्धि में आएगा, विकास में, विकास में आएगा। तो जब विकास में आएगा तो ये बताइए कि जब वृद्धि है उसको हम माप लिए, विकास जो है उसको हम तो माप नहीं सकते हैं। किसी का मतलब अगर देखा जाए मानसिक विकास, तो मानसिक विकास हम कैसे माप सकते हैं? 1 किलो इसका बुद्धि है कि 2 किलो बुद्धि है, तो माप नहीं सकते हैं। ठीक, जैसे सामाजिक विकास हुआ, तो सामाजिक विकास को तो माप नहीं सकते हैं, उसको तौल नहीं सकते हैं कितना इसका सामाजिक विकास हुआ। लेकिन अगर उसके शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में वृद्धि होती है, जैसे उसका वजन बढ़ा, उसको मेजर कर सकते हैं, उसके लंबाई में वृद्धि हुआ, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बात किया जा रहा है कि वृद्धि को तो हम माप सकते हैं लेकिन विकास को हम मेजर नहीं कर सकते, इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं कि जो वृद्धि होती है वह संकीर्ण होती है और एकांकी होती है। यानी इसमें सिर्फ एक पक्ष का वृद्धि होता है। ठीक है, यानी कि एक पक्ष बोले तो सिर्फ शारीरिक, इसमें सिर्फ शारीरिक यानी कि फिजिकल यानी कि शारीरिक इसमें वृद्धि होती है। लेकिन जो विकास होता है इसमें व्यापक रूप से, यानी कि देखा जाए फिजिकल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, सोशल भी होगा और इमोशनल भी होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि शारीरिक विकास भी होगा, कॉग्निटिव विकास भी होगा, सोशल विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें विकास के जो चारों एस्पेक्ट्स हैं, ये चारों इसमें विकास होते हैं, विकास में आते हैं। बात करते हैं आगे कि जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय तक होती है। मतलब अब बोलेंगे क्या सर वृद्धि हमेशा चलती है? तो नहीं, वृद्धि का एक समय सीमा होता है, एक समय पर जाकर वृद्धि रुक जाती है। लेकिन वहीं अगर विकास की बात किया जाए तो यह जीवन पर्यंत चलती है। यानी जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, गर्भ से लेकर कब्र तक, वोम टू टोम, यानी जब बच्चा
गर्भ अवस्था में आ गया तभी से वहां से उसका विकास स्टार्ट हुआ, ठीक। और कब तक, कब्र तक वृद्धि और जो विकास है वही बोल रहा है कि जीवन पर्यंत चलती है। यानी जब बच्चा पैदा नहीं लिया, गर्भ में है, माँ के गर्भ में है, तभी से उसका विकास शुरू हो गया है। और कब तक चलेगा वो विकास? मरते दम तक, यानी कि जब तक उसका मतलब उसका देहांत नहीं रहता है तब तक उसका विकास चलते रहता है। आगे बात करते हैं कि सर ये मात्रात्मक होता है। मतलब मात्रात्मक बोले तो मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर का जो लंबाई है, मोटाई है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। किसमें आएगा? वृद्धि में आएगा। लेकिन सर ये जो विकास होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक होता है। मात्रात्मक क्यों? क्योंकि सर इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी है, और जब फिजिकल डेवलपमेंट है तो शारीरिक विकास को तो मैं माप ही सकता हूं। और वहीं पर गुणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है, ये किसमें आएगा? क्वालिटेटिव में आएगा। किसमें आएगा? क्वालिटेटिव। आगे बात करते हैं कि देखिए जो वृद्धि होता है, वृद्धि जो होता है वह विकास के अंतर्गत ही आता है, कर सकते हैं। जो वृद्धि है, एक मिनट ऐसे समझिए, वृद्धि जो है यह इसके अंदर विकास नहीं आएगा, वृद्धि के अंदर विकास नहीं आएगा, लेकिन जो विकास है विकास के अंदर वृद्धि समाई करती है। क्यों? क्योंकि भाई विकास तो बड़ा है, जन्म से लेकर कब्र तक चल रही है, गर्भ से लेकर कब्र तक, लेकिन जो वृद्धि है एक समय सीमा तक ही है। समय सीमा यानी कि किशोरावस्था के होने तक बस वही यहाँ पर वृद्धि होता है। उसके बाद विकास, यानी विकास जो है गर्भ से कब्र तक होता है। लेकिन वही वृद्धि की बात किया जाए तो एक निश्चित समय सीमा होती है, उसके बाद उसका वृद्धि, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि 18 साल का लड़का हो गया या 20 साल का लड़का हो गया, उसके बाद उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, तो क्या है वो वृद्धि है, ठीक। उसके बाद उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो वृद्धि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद तो उसका वृद्धि नहीं बढ़ रही है ना, तो वृद्धि के अंदर आएगा, उसका मतलब हाइट नहीं बढ़ रही है। तो आगे बात करते हैं, देखिए यह रेखीय होता है। रेखीय मतलब एक सीधी रेखा में होता है। कहने का मतलब जो वृद्धि होता है एक सीधी रेखा में होता है। जैसे में अगर बात किया जाए उसकी लंबाई बढ़ रही है तो रेखीय हो गई, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ रही तो रेखीय हो गई। लेकिन अगर विकास की बात किया जाए वर्तुलाकार, यानी कि विकास कभी क्या होता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है, कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। वर्तुलाकार यानी कि इस टाइप की होती है, यानी कभी वृद्धि बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, इस तरह विकास चलता है। आगे बात करते हैं, जो विकास होता है वह मूल्यांकन का विषय है, यानी हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसको हम जैसे में अगर बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञान का विकास हो रहा है, तो जब संज्ञान का विकास है तो इसको मेजरमेंट थोड़ी करेंगे 1 किलो 2 किलो या 1 मीटर 2 मीटर, इसमें मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसका क्या होगा? मूल्यांकन होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका मूल्यांकन कैसे होता है। जैसे बुद्धि के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगा इससे। आगे बात करते हैं, जो विकास होती है वह रिवर्सिबल नहीं होती है, यानी कि अगर एक बार विकास हो गई तो उसको रिवर्स मतलब पीछे नहीं किया, मॉडिफिएबल है, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वह रिवर्स पीछे विकास नहीं होती है, ठीक है। मॉडिफाई उसमें किया जा सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक। तो ये हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं हम कि जो विकास के एस्पेक्ट्स कितने होते हैं, विकास में विकास के पक्ष कितने होते हैं। विकास के पक्ष समझिएगा, इसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन? तो पहला बात किया जाए फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशल
और चौथा इमोशनल। हिंदी में बात किया जाए तो ये हो जाएगा शारीरिक, ये हो जाएगा मानसिक, ये हो जाएगा सामाजिक और ये हो जाएगा संवेगात्मक। ठीक, तो विकास के अगर पक्ष की बात की जाए तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। अगर इसको आपको याद रखना होगा तो आप एक न्यूमेरिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं, PCSE। P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशनल। ठीक, अब बात करते हैं सर जी कि शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या आएगा। शारीरिक विकास के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? देखिए, शारीरिक विकास में देखा जाए तो इसमें दो पार्ट होते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो सर हम बात करेंगे कि सर फाइन मोटर स्किल्स होता क्या है। तो देखिए, फाइन मोटर स्किल्स होता ये होता है हमारे शरीर की छोटी मसल्स, हमारे शरीर की जो छोटी मसल्स में वृद्धि होती है उसको हम फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, उसको हम कहा रखेंगे फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत। जैसे मैं इस हाथ से लिख रहा हूं तो ये हाथों की उंगलियां जो हुई क्या हुई, ये फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की छोटी मसल्स है। ठीक, इसमें हो जाएगा जैसे हम राइट कर रहे हैं एक, तो उंगलियां किसमें आएगी? फाइन मोटर स्किल्स में। बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है कि हमारे शरीर की बड़ी मसल्स जो कार्य करती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत। तो बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत क्या होता है। जैसे में कोई बच्चा दौड़ रहा है तो जब दौड़ रहा है तो उसकी बड़ी मसल्स काम कर रही हैं, पैर काम कर रहे हैं, ठीक, या नृत्य कर रहा है तो बड़ी मसल्स काम कर रही हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स। कह सकते हैं रनिंग, जंपिंग, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत। देखिए, फाइन मोटर स्किल में राइट हो जाएगा पेंटिंग करना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मानसिक विकास। देखिए, मानसिक विकास की बात किया जाए तो हमारे जो मस्तिष्क होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है कि जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें किसका विकास होता है, किस प्रकार का इसमें विकास होता है, और राइट जो ब्रेन होता है उसमें किस प्रकार का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, इसमें तर्क शक्ति, इसमें लेफ्ट वाले पार्ट में तर्क शक्ति का विकास होता है और राइट में क्या होता है? क्रिएटिविटी। यानी कि कह सकते हैं लेफ्ट पार्ट में, मस्तिष्क के लेफ्ट पार्ट में तर्क शक्ति का विकास होता है और मस्तिष्क के राइट पार्ट में क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। जैसे में अगर बात किया जाए, कोई बच्चा अगर 2 क्लास में है या 3 क्लास में है और वह उसके कार्य जो हैं 5 क्लास के बच्चों के समान है तो उसके अंदर क्या है? क्रिएटिविटी है। अगर कोई बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है उसके अंदर क्या है? क्रिएटिविटी है। अगर कोई बच्चा कोई काम करने का ढंग दूसरों के अपेक्षा कुछ अलग तरीके से कर रहा है उसके अंदर क्या है? क्रिएटिविटी है। जैसे में अगर मान लीजिए कोई भी पेंटिंग बना रहा है, कोई भी बच्चा अपने सहपाठियों के साथ पेंटिंग बना रहा है और उसमें से कोई प्रतिभाशाली या जिसके अंदर एक विशिष्ट बुद्धि है और विशिष्ट बुद्धि में भी एक प्रखर बुद्धि वाला, उसके अंदर एक क्रिएटिविटी जो डेवलपमेंट है अगर वो होगी तो वो बाकी अपने सहपाठियों से कुछ अलग बनाएगा। सभी बना रहे हैं एक ही चीज, लेकिन वो अपने क्रिएटिविटी के आधार पर
कुछ उनसे अलग बनाएगा और बेहतर बनाएगा। ठीक है, जैसे में अगर बात की जाए, आप क्लास में देखते होंगे कि सर अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से कोई बालक होता है एक नॉर्मल सा आंसर देता है, और उसमें ही कोई ऐसा बच्चा होता है जो अपने क्रिएटिविटी के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर कुछ उसमें मतलब अच्छा आंसर था, सटीक आंसर देता है। ठीक, वही बात है। तो उसके अंदर कौन सा विकास है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी उसका मानसिक विकास हो चुका है। आगे बात करते हैं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। देखिए सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे में अगर कोई बालक है या कोई भी पुरुष है या महिला है, अगर उसके अंदर सामाजिक तौर तरीके, बात विचार, रहन सहन या समाज में समायोजन करने की क्षमता विकसित नहीं है तो सामाजिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। और वहीं पर वो समाज के लोगों के साथ एडजस्टमेंट, उसके रूल रेगुलेशन, उसमें अपना क्या बोलता है समायोजन स्थापित कर लेती है, तो उसके अंदर क्या है? सामाजिक विकास आ गया है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो गया है। वही बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास का। तो संवेगात्मक विकास में होता क्या है, देखते हैं। संवेगात्मक विकास, इसमें होता क्या है कि जैसे में बात करें संवेग, जैसे में अगर कह सकते हैं सपोज दैट कहीं पर कोई दुख की घड़ी आई है, कहीं पर कोई दुख की घड़ी आई है और वहीं पर कोई जाकर हंसने लगे, इसका मतलब उसका संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है। संवेग का मतलब ये होता है कि अपने अंदर जो अनुभूति होती है, समस्याओं के अनुरूप उसका व्यवहार जो होता है वो उसके संवेग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे में अगर देखा जाए कहीं खुशी का माहौल है और वहीं पर जाकर कोई रोने लगे या दुख भरी बातें करने लगे, इसका मतलब क्या है? उसका संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है और साथ ही साथ न उसके अंदर सामाजिक विकास हुआ है, क्योंकि समाज के साथ अपने आप को उसके अनुरूप ढल जाना, उसमें समायोजन स्थापित करना सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। और इमोशनल डेवलपमेंट हुआ कि अपने इमोशन, संवेग पर जो अपना क्या बताता है, अपने संवेग पर काबू पा ले, संवेग को स्थिर कर ले, वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको विकास के पद समझ में आए होंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, जिसको न्यूमेरिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं PCSE, और यह इसी क्रम में चलता है, यानी कि पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर सोशल डेवलपमेंट होगा, फिर लास्ट में इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इसका क्रम पूछ देता है, आपको क्रम दे देगा ऊपर नीचे कर और बोल देगा कि सीरीज से इसको सजाइए, तो यही आप याद रखिएगा PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। चलिए आगे बात करते हैं, तो लिखते हैं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें पहला आएगा निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा आएगा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा बात किया जाए विकास के दिशा का सिद्धांत, अगला आएगा निरंतरता का सिद्धांत हो गया, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, आगे आएगा एकीकरण का सिद्धांत। पहले इतना समझ लेते हैं निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। विकास का निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि जो विकास होती है निरंतर चलते रहती है,
जो विकास होती है वह निरंतर, यानी कि शुरुआत हुई और विकास निरंतर चलते रहती है। ये विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे में अगर इसका एग्जांपल की बात किया जाए तो कह सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ और इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या है, निरंतर चल रही है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत। आगे बात करते हैं व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है कि सभी हम जानते हैं कि सबके पास व्यक्ति विभिन्नताएं हैं। किसी का दिमाग कुछ जिसका किसी का आईक्यू लेवल कुछ है, किसी का आईक्यू लेवल कुछ है। ठीक, तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, कि जो विकास होता है उसके व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। कोई बच्चा बहुत तेज कोई चीज को कैप्चर कर लेता है। जैसे आप देखते होंगे विद्यालय में कोई अगर 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें से 2 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आपने पढ़ाया और तुरंत उसको याद कर लिए या उसको समझ लिए। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको कितना भी समझाइए वो नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है। तो वही यहाँ पर है कि व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत देखा जाए तो जिसके अंदर मतलब व्यक्ति विभिन्नताएं तो सबके अंदर है, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो इसमें होता क्या है कि उसी के अनुरूप उसका विकास होता है। ये किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्ति विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत। बात करते हैं आगे विकास के दिशा का सिद्धांत। इसमें देखिए इसमें 2 पार्ट रहते हैं। विकास के दिशा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें होता है 2 प्रकार के, एक सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल को अगर हिंदी में बात की जाए तो शिरोध पदोन्मुखी, इसको हम कहेंगे क्या, शिरोध पदोन्मुखी। यानी कि अगर बात किया जाए सेफेलोकॉर्डल क्या कहता है कि जो विकास होता है वह सर से पैर की तरफ होता है। यानी कि कोई बालक है तो इसका विकास कैसे होगा, सेफेलोकॉर्डल के अंतर्गत सर से पैर के तरफ होता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, शिरोध। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोई बालक है उसका विकास सर से पैर की तरफ हो रहा है, तो यह विकास के किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ऑप्शन दे देगा सेफेलोकॉर्डल, प्रोक्सिमोडिस्टल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सेफेलोकॉर्डल। बात करते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। इसका होता है केंद्र से दूर की ओर सिद्धांत, केंद्र से दूर की ओर सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पहले केंद्र से दूर की ओर विकास होगा। ठीक है, केंद्र से दूर की तरफ विकास होगा। किसके अंतर्गत आएगा, प्रोक्सिमोडिस्टल। जैसे में धड़ का निर्माण होगा, हाथ पैर का निर्माण होगा, सर का निर्माण होगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी कि केंद्र से दूर का सिद्धांत। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वातावरण और वंशानुक्रम।